हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और साइंस में फिजिक्स का पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सेशन 2027 के लिए हम लोग आज साइंस आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश से जुड़े कुछ लाइन हम यहाँ पे लिख करके लाए हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप देखिए ध्यान से कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है और मतलब कि जो हमारे आंखों को दिखाई देता है और हमें दुनिया को देखने में मदद करता है, वही तो है प्रकाश। प्रकाश कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, क्लास 6 में भी प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत तो आप पढ़ करके आए हैं। प्रकाश की गति बहुत अधिक होती है। अगर हम आपसे पूछे कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है, तो आप बोलिएगा कि प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। किस में? निर्वात में, जहाँ पे कोई माध्यम ना हो। और निर्वात में प्रकाश की गति कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी को अगर किलोमीटर में बोले तो हम बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, और यही लगभग वायु में भी प्रकाश की चाल इतना ही होता है। उसमें अगर हम बोलेंगे एग्जैक्ट तो 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी ये वायु में प्रकाश की चाल है। आपको ये बात भी मालूम होगा। अगर हम बोले कि जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपका जल में प्रकाश की चाल है। अगर हम बोले कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये बात आपको याद रखना है, ये फैक्ट है, यानी ये आपके एमसीक्यूज़ की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो अगर बात करें आगे की, सूर्य प्रकाश जो है होता है वो प्राकृतिक स्रोत होता है, यानी सोर्स ऑफ लाइट। जब हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे तो फिर उसमें हम आपको बेहतर ढंग से बता देंगे। अभी आप इतना बताइए कि जो मतलब कि गॉड गिफ्टेड है, यानी सूर्य हम लोगों को क्या है कि गॉड गिफ्टेड है। ये एक प्राकृतिक स्रोत है, किसका? प्रकाश का। उसी तरीके से बल्ब और टॉर्च जो है ये हम लोग का आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट यानी कृत्रिम स्रोत है, यानी मानव निर्मित स्रोत है। तो अगर हम लोग को ये बात भी मालूम होगा, जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है तो वो वापस लौट जाती है, यानी प्रकाश का बाउंस बैक होना ही परावर्तन की घटना है। उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये बात हम लोग आगे बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। आपको अभी हम सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं, और प्रकाश के कारण ही मतलब प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुओं का रंग, आकार, दूरी का पता चलता है। हम एक टॉपिक्स को पढ़ाने के बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड आपको हम 5 से 6 एमसीक्यूज़ कराएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज़ 50% आता है। अगर आप 50% एमसीक्यूज़ अगर आप डील कर लेते हैं, देखिए ध्यान से एक बात सुनिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, या कहे हम सब्जेक्टिव में हो सकता है आपका लेखन शैली अच्छा हो, आपका राइटिंग स्किल बहुत ज़बरदस्त हो, आपका क्वेश्चन से डील करने का तरीका बहुत अच्छा हो, वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव में नंबर बढ़ सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर एक गलत हुआ आपका, तो आपका नंबर चले गया, यानी आपको उससे एक भी नंबर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी एग्जामिनर के हाथ में कुछ नहीं है। जब वो ओएमआर को मतलब कि चेक किया जाएगा तो फिर आपका एक एमसीक्यूज़ गलत होने पर आपका मार्क्स वहाँ पे कट जाएगा। इसलिए हम लोग फुल्ली फोकस करेंगे कि 50% ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 कैसे आए, और सब्जेक्टिव इतने बेहतर ढंग से हम लोग लिखने के लिए प्रैक्टिस करेंगे कि वहाँ से भी हम लोग आउट ऑफ आउट लेकर के आएंगे। तो यानी आपको साइंस में 40 एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा, तो 40 में से 40 कैसे आएगा? जब हम लोग क्लास में किसी टॉपिक्स को अगर 40% नहीं 40, जब हम लोग क्लास में किसी टॉपिक्स को पढ़ेंगे और वहीं पे उसी टॉपिक से रिलेटेड 4-5 एमसीक्यूज़ कर लेंगे, तो बेहतर ढंग से हमको समझ में आ जाएगा। आपके लिए हम एमसीक्यूज़ भी लेकर के आए हैं, बिल्कुल। तो पहला एमसीक्यूज़ आपके लिए है उसी टॉपिक से कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, बिल्कुल। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, आपको मालूम होगा, बिल्कुल। ऊर्जा का एक रूप है, ये बात आपको मालूम होगा, तो इसमें हम बताना नहीं चाहते। आपको एक बात और हम बता देते हैं कि प्रकाश जो होता है वो दोहरी प्रकृति का होता है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश तरंगों का बना होता है, बिल्कुल। प्रकाश तरंगों का बना होता है, और प्रकाश आपका
कणों का बना होता है, यानी कणिका सिद्धांत, यानी हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट, अभी थोड़ी देर में जस्ट देखेंगे। तो ये बात भी आपको यहीं पे हम बता दिए। तो आप देखिए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज चलता है। तो अभी आपको हम जस्ट स्टार्टिंग में बता दिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर मीटर में बोले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और वायु में प्रकाश की चाल लगभग 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड यानी मान करके चलते हैं। और कांच में प्रकाश की चाल जो है, कांच में लगभग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और वहीं अगर जल में बात करें तो जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आपको हम चारों ऑप्शन का एग्जैक्ट वैल्यू बता दिए। अब इसके हिसाब से आप अपने से ऑप्शन के साथ डील कर सकते हैं कि प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज चलता है। तो प्रकाश हमेशा आप मान करके चलिएगा कि निर्वात कहीं पे भी आए तो आप आंख बंद करके मान लीजिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, वो भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और मीटर में बोले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 पर आप 8 जीरो बैठा दीजिए, 8 0 3 2 3 4 5 6 7 8, इतना आपका मीटर पर सेकंड हो गया। बिल्कुल। और अगर हम बोलेंगे 3 पर 5 जीरो बैठा दीजिए, 4 1 5 0, तो उसको हम लोग बोलेंगे किलोमीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में इतना स्पीड होता है प्रकाश का किलोमीटर में, 1 सेकंड में इतना स्पीड होता है प्रकाश का मीटर में। ये बात भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज चलता है, तो प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक तेज चलता है। तो फिर हम लोग आगे चलेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स आ गया आपका कि प्रकाश की प्रकृति। देखिए आपका क्लास 10th का जो सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पे आपको कणिका सिद्धांत यानी पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से ही आपको आगे चलना है। आपका पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है कि पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट पर ही बेस्ड है। और क्लास 12 में जब आप जाइएगा तो तरंग सिद्धांत को भी आपको पढ़ना होगा। तो लेकिन हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं, तो हम इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं कि जैसे प्रकाश जो होता है तरंग सिद्धांत के आधार पर, कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का बना होता है। किसका बना होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का, जिसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ध्वनि यानी साउंड। तो साउंड के बारे में आप क्या पढ़े हैं कि साउंड जो होता है वो भी एक तरंग है। तो वो जो तरंग है तो उसमें संचरण के माध्यम, उसमें मतलब कि साउंड को संचरण के लिए, साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, आप ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर हम आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाएंगे, अगर आप नदी किनारे जाते हैं, किसी कंकर को लेकर के अगर नदी में फेंकते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको मतलब कि इस तरीके का एक नज़र, आपको इस तरीके का बनावट नज़र आएगा। चारों तरफ से ये गोल गोल आपको सर्कल नज़र आएगा, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये जो होता है ये आपका वेव नेचर ऑफ लाइट यानी तरंग सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए आपको इस तरीके से नज़र आता होगा। तो बिल्कुल प्रकाश भी जो है इसी तरीके से आगे संचरण करता है। ये कौन कहता है, ये आपका वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले कौन बताया, आप बोलिएगा कि हाइगेंस ने बताया। हाइगेंस ने बताया, वो भी कब, 1678 ईस्वी में। 1678 ईस्वी में दुनिया के सामने हाइगेंस ने आपको वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में जानकारी दी। और इसको एक एक्सपेरिमेंट की मदद से दुनिया के सामने सिद्ध कौन किया, थॉमस यंग ने। किसने, थॉमस यंग ने। थॉमस यंग ने कब किया, ये 1801 ईस्वी की बात है। बिल्कुल आप ये बात यहाँ पे याद रखिएगा कि हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और एक्सपेरिमेंट की मदद से सिद्ध कौन किया, थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में। आपको ये बात मतलब कि दिमाग में ऐसे रखना है। लेकिन अगर हम कणिका सिद्धांत की बात करें, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, तो इसके हिसाब से जिसको हम लोग क्लास 10th में पढ़ना है, इसके हिसाब से प्रकाश कणों का बना होता है। और वो जो मूल कण होता है, वो मूल कण को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मूल कण को फोटोन बोलते हैं। फोटोन, आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नाम सुना होगा। इसी तरीके से प्रकाश का जो मूल कण होता है, सूक्ष्मतम कण होता है, उसको हम लोग फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फोटोन। यानी अगर आप अभी हमको देख रहे हैं, अगर हम अच्छे से विजिबल हैं आपको, यानी यहाँ पे बहुत सारा फोटोन्स की बारिश हो रही है, यानी एनर्जी ऑफ पैकेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, एनर्जी ऑफ पैकेट्स यानी फोटोन्स की बारिश हो रही है। जितना ज़्यादा फोटोन की बारिश होगी, मेरा फेस, मेरा बॉडी आपको उतना ही बेहतर ढंग से, या आपको डिजिटल बोर्ड उतना ही बेहतर ढंग से दिखाई पड़ेगा। यानी हम अगर बोलेंगे कि कणिका सिद्धांत क्या बोलता है,
कणिका सिद्धांत प्रकाश कणों का बना होता है ये बोलता है, और वो मूल कण क्या होता है, उस मूल कण का नाम है फोटोन। तो ये प्रकाश का ड्यूअल नेचर मतलब कि दोहरी प्रकृति है कि प्रकाश का जो है कि दोहरी प्रकृति क्या है कि प्रकाश तरंग का बना होता है, प्रकाश कणों का बना होता है। लेकिन क्लास 10th में आपको ये पढ़ना है। अगर आप बोलिएगा कि कणिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो कणिका सिद्धांत न्यूटन साहब ने प्रस्तुत किया। न्यूटन साहब ने कणिका सिद्धांत को दुनिया के सामने दिया। तो फिर कणिका सिद्धांत का जिक्र जब भी हो तो आप न्यूटन को ना भूलिएगा। बिल्कुल आप लोग न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन पढ़ करके आए हैं क्लास 9th में। तो अब आपको क्लास 10th में थोड़ा सा आपको बता दें कि प्रकाश कणों का बना होता है, यानी कणिका सिद्धांत रे नेचर ऑफ लाइट, जो आप पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट जो है, पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट्स को आपको समझना है बेहतर ढंग से, यानी यही आपका क्लास 10th में इसी के साथ आपको आगे जाना है। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप बोलिएगा कि ये यहाँ पे प्रकाश आया और टकरा करके फिर लौट करके चले गया, तो फिर लौट करके चले गया, ये जो घटना है ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं इसको। और ये घटना जो है आपका ये अपवर्तन की घटना है, ये अपवर्तन की घटना है। प्रकाश वायु माध्यम से जल माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो ये आपका अपवर्तन हो रहा है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तन, और एक मतलब कि उसी माध्यम में लौट के आ जाना आपका परावर्तन। यानी जब हम लोग एक बॉल को दीवार पर मारते हैं तो वो क्या होता है, बाउंस बैक होकर के रिटर्न आ जाता है, मतलब कि जिस माध्यम में था उसी माध्यम में फिर से आ गया। तो हम इसी तरीके से लाइट को भी हम लोग बोलते हैं, लाइट जब किसी सरफेस पे गिरता है और वहाँ से टकराने के बाद फिर रिटर्न आ जाए तो हम उसको परावर्तन कहते हैं। अगर लाइट क्या हो जाए, जैसे जल में अगर प्रकाश की किरणें अगर गिरेगी तो वो जल माध्यम में प्रवेश कर जाएगी, तो वो अपवर्तन की घटना हो गया। फिर आपको ये जो छाया बन रहा है, ये अपारदर्शी वस्तु के कारण छाया बनता है। आपको मालूम होना चाहिए जब भी अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के पथ में बाधा उत्पन्न करे तो छाया बनेगा। हम लोग छाया के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में आपको बता देंगे। ये जो तीनों घटना है ये आपको प्रकाश का कणिका सिद्धांत यानी पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट के कारण ही समझ में आ रहा है। अगर आप बोलेगा कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर इसको समझाइए तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आपको पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट यानी प्रकाश कणों का बना होता है उसी के आधार पर समझना है। वही लाइन यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि उपरोक्त घटनाओं को कणिका सिद्धांत के आधार पर ही समझा जा सकता है, जो बल्कि तरंग सिद्धांत के आधार पर इसको नहीं समझा जा सकता। इसीलिए ये बात को यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में आपका एक एमसीक्यूज, हम आपको बताएं कि हर एक टॉपिक्स को पढ़ाने के बाद जस्ट हम आपको एमसीक्यूज कराएंगे। तो आपका अभी नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़े आप, तो बताइए कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो आपको मालूम होगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिल्कुल प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग तो है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग में प्रकाश संचरण के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसके संचरण के लिए कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग हर एक एमसीक्यूज को करने के बाद वहाँ पे उसके बारे में डिटेल एनालिसिस कर लेंगे। इससे क्या होगा, टॉपिक्स का पकड़ हम लोग का बेहतर ढंग से हो जाएगा और बोर्ड में हम लोग आउट ऑफ आउट कैसे आएगा, बिल्कुल इसी मेहनत से ही आएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश का स्वभाव क्या है। तो आपको हम बता दिए कि नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश का स्वभाव जो होता है वो दोहरी प्रकृति का होता है। प्रकाश कणों का बना होता है और प्रकाश आपका तरंगों का बना होता है। तो केवल कण का तो नहीं बोल सकते हम लोग, गलत बात है। केवल तरंग का ये भी नहीं बोल सकते हम लोग दोनों को मानना होगा। बिल्कुल कण मतलब प्रकाश कणों का भी बना होता है, प्रकाश तरंगों का भी। ऑप्शन नंबर सी, आपको ये ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है और क्लास 12 में इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश के कणों को क्या कहते हैं? अब प्रकाश के कणों को क्या कहते हैं? अब बताइए किसी पदार्थ के कण को क्या कहते हैं, किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? आप बोलेगा सर कि परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? परमाणु कहते हैं। और परमाणु के अंदर क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, आपको प्रोटॉन होता है,
बिल्कुल प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, नाभिक के अंदर होता है। तो बिल्कुल, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नाम सुने होंगे आप। तो इसी तरीके से प्रकाश के कण को क्या कहते हैं, प्रकाश का सूक्ष्मतम कण क्या कहते हैं जिससे प्रकाश बना है, तो आप बोलिएगा कि सर फोटोन कहते हैं। आपको ये बात हम बता दिए, तो इसको फोटोन, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रकाश के कण को क्या कहते हैं, प्रकाश के कण को फोटोन कहते हैं, या सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। या प्रकाश किस मूल कणों से मिलकर के बना होता है, तो फोटोन से मिलकर के बना होता है। बिल्कुल, ये सब जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, कौन सा सिद्धांत के आधार पर पढ़ रहे हैं, प्रकाश कणों का बना होता है, यानी पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट के कारण ही हम लोग ये सब सारा चीज फिनोमेना पढ़ रहे हैं। तो चलिए कि प्रकाश के तरंग प्रकृति को किसने सिद्ध किया। अब प्रकाश के तरंग प्रकृति को किसने सिद्ध किया, अगर हम बात करेंगे कि प्रकाश का तरंग प्रकृति को किसने दिया दुनिया के सामने, किसने दिया, तो हाइगेंस का नाम जिक्र होगा। हाइगेंस का नाम आएगा, आपका हाइगेंस का नाम आएगा। लेकिन अगर हम लोग ये प्रस्तुत किया यहाँ पे दुनिया के सामने, इसको अगर एक्सपेरिमेंट के मदद से अगर इसको कोई सिद्ध किया होगा, तो उसको कौन सिद्ध किया है, अगर हम बताए एक्सपेरिमेंट की मदद से, तो अगर हम बोले कि थॉमस यंग, कौन, थॉमस यंग नाम से एक वैज्ञानिक था, उसने 1801 ईस्वी में इसको सिद्ध किया। और इन्होंने दुनिया में कब दिया, दुनिया में 1678 ईस्वी में प्रस्तुत कौन किया, हाइगेंस ने किया तरंग को। और तरंग को अगर मतलब कि एक्सपेरिमेंट की मदद से कौन सिद्ध किया इसको, ये एक्सपेरिमेंट की मदद से थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में दुनिया के सामने ये सिद्ध कर दिया। तो अगर हम बोले कि प्रकाश के तरंग प्रकृति को किसने सिद्ध किया, तो हम लोग थॉमस यंग के साथ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन थॉमस यंग है नहीं, तो हाइगेंस के साथ हम लोग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये सिद्ध नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा कि प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया। तो आपको हम बताया कि प्रकाश का कण सिद्धांत न्यूटन साहब ने दिया है, न्यूटन साहब। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। मैक्सवेल और ये हाइगेंस तो आपका तरंग सिद्धांत को दिया, ये बोहर होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग एक टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड 5-6 एमसीक्यूज को भी देख लेंगे। तो फिर हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक्स पर कि नेक्स्ट टॉपिक्स क्या कहता है। नेक्स्ट टॉपिक्स है प्रकाश स्रोत, यानी सोर्स ऑफ लाइट। आप सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, आपको, आप जिससे भी हमको लाइट मिले, जिससे भी हमको प्रकाश मिले, वो मेरा सोर्स ऑफ लाइट होता है। बिल्कुल, तो फिर प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तुओं को प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश स्रोत क्या है, तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तुओं को प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्राकृतिक स्रोत, दूसरा होता है आपका मानव निर्मित स्रोत, जिसको हम लोग कृत्रिम स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक स्रोत का एग्जाम्पल अगर बोलेंगे कि ये सूर्य आपका प्राकृतिक स्रोत का एग्जाम्पल है। ये आपका बिजली, देखिए बिजली यहाँ पे आपको नज़र आता होगा कि आसमान से बिजली गिर रहा है, तो ये तरित बोलते हैं, इसी को हम लोग झंझार भी बोलते हैं। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि सूर्य है, तरित है। इसी तरीके से ये जुगनू, आपको ये जुगनू नज़र आता होगा कि ये जुगनू जो है, ये भी आपका कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, प्राकृतिक स्रोत का। यानी ये नेचर की तरफ से हम लोग को गिफ्ट है प्रकाश, इससे हमको प्रकाश मिलता है, इससे मतलब कि ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। और अगर मान लेते हैं प्रकृति के तरफ से अगर वो गिफ्ट में है, वो प्रकृति ने ही उसका मतलब कि निर्माण किया है, तो उसको हम लोग प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। यदि आर्टिफिशियल रूप से उसका अगर निर्माण हुआ है, या फिर किसी इंसान के कार्यशैली के कारण दुनिया को मिला है, जैसे लालटेन क्या है, ये किसी इंसान का देन है, मानवों का देन है, जिसके कारण लालटेन मिला है। मोमबत्ती, ये मोमबत्ती किसी इंसान का ही देन है, ये मानवों का ही देन है। तो मोमबत्ती क्या हो जाएगा, आपका मानव निर्मित स्रोत हो जाएगा या कृत्रिम। ये आपका ट्यूबलाइट जो है, ये आपका ट्यूबलाइट, ये जो आपका ट्यूबलाइट नज़र आता है, ये ट्यूबलाइट भी आपको क्या है, ये किसी इंसानों ने ये दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानव निर्मित स्रोत, या फिर हम इसी को कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। एग्जाम्पल अगर आप आराम से दे सकते हैं, अगर आ जाए कि प्रकाश स्रोत क्या है, तो आप लिख दीजिएगा कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो फिर हम लोग आराम से इसको डील कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन
क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट कि निम्न में से कौन प्राकृतिक स्रोत है। अब प्राकृतिक स्रोत कौन होता है? बल्ब। बल्ब तो ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ये मानव निर्मित स्रोत है। ये क्या है आपका? ये आपका मानव निर्मित है, मानव निर्मित है। मोमबत्ती भी आपका मानव निर्मित स्रोत है, या फिर इसी को हम लोग कृत्रिम स्रोत भी कहते हैं। तो सूर्य क्या है? ये आपका प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य क्या है आपका? प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। टॉर्च क्या है? ये भी मानव निर्मित स्रोत है, ये भी मानव निर्मित स्रोत है। तो आपको क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन प्राकृतिक स्रोत है? तो बिल्कुल ऑप्शन के साथ आप खेलना सीखिए कि सूर्य आपका प्राकृतिक स्रोत मतलब सूर्य आपका प्राकृतिक स्रोत है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। बल्ब आपका मानव निर्मित स्रोत, मोमबत्ती आपका मानव निर्मित यानी कृत्रिम स्रोत, टॉर्च भी आपका मानव निर्मित यानी कृत्रिम स्रोत। तो आपका ऑप्शन मिला जुला करके क्या बचता है कि सूर्य ही मेरा प्राकृतिक स्रोत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। तो फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्वेश्चन है कि जुगनू किस प्रकार का स्रोत है? तो जुगनू जो है किस प्रकार का प्राकृतिक स्रोत है या मानव निर्मित? आपको मालूम होगा कि जुगनू क्या है। ये जुगनू जो है ये प्रकृति में ये गॉड गिफ्टेड है। तो फिर जुगनू क्या हो जाएगा कि प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। जुगनू क्या हो जाएगा आपका? प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। तो फिर हम कृत्रिम मतलब इसी को हम लोग मानव निर्मित बोलते हैं, इसी को हम लोग मानव निर्मित बोलते हैं, मानव निर्मित स्रोत बोलते हैं इसको। तो कृत्रिम के साथ हम लोग जाएंगे नहीं। प्राकृतिक बिल्कुल सही है। परावर्तक ये तो अलग ही इरिलेवेंट वाला बात हो गया। अपारदर्शी भी वही बात हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि जुगनू किस प्रकार का स्रोत है। तो जुगनू आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चलिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन प्रकाश का स्रोत नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्य तो प्रकाश का स्रोत है। चंद्रमा, आप बोलिएगा कि सर चंद्रमा से भी तो हमको प्रकाश मिलता है। देखिएगा आसमान में अगर चांद निकला है तो आपको देखिएगा कि उस दिन अंधेरा कम होता है। जिस दिन चांद आसमान में आपको नजर नहीं आता है तो आपको अंधेरा मतलब कि उस दिन आपको रात में ज़्यादा अंधेरा लगता है। तो आप मान के चलिएगा कि चंद्रमा भी क्या है? प्रकाश का स्रोत है। लेकिन गलत हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। यानी फिर सर ये आसमान में फिर ये चमकता हुआ क्यों नजर आता है? सूर्य के प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचता है और हमको लगता है कि चंद्रमा चमक रहा है, लेकिन चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। वास्तव में अपना प्रकाश नहीं है। तो ये चंद्रमा मतलब प्राकृतिक स्रोत प्रकाश का स्रोत है ही नहीं। तो प्रकाश का स्रोत ये है ही नहीं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो सूर्य भी आपका मतलब कि क्या है? सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश का स्रोत है। बल्ब से भी प्रकाश मिलता है, आपको मोमबत्ती से भी प्रकाश मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपका एक स्लाइड आ गया। तो इस देखिए अब आपको समझना है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी प्रदीप्त वस्तुएं या फिर दीप्तिमान वस्तुएं क्या है, और वहीं आपको समझना है कि अप्रदीप्त वस्तुएं और या फिर अदीप्तिमान वस्तुएं जिसको फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ये आखिर है क्या। तो फिर देखिए आपको ध्यान से कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं यानी फिर दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे जलता हुआ मोमबत्ती स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसी तरीके से टॉर्च जो जल रहा है वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम बोले सूर्य भी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो दुनिया में वो सारे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है और जिसको हम लोग देख पाते हैं वो हम लोग का क्या हो जाएगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी प्रदीप्त वस्तुएं या फिर उसी को हम लोग दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। अगर हम बात करें कि अप्रदीप्त वस्तुएं या फिर अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्तिमान वस्तुएं क्या है? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपके रूम पर आप ध्यान से देखिएगा कि आपको टेबल नज़र आता है, आपको कुर्सी नज़र आता है। ये सारे वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। तो फिर ये वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है इस पर किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश गिरता है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इसलिए ये जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अप्रदीप्त या अदीप्तिमान। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त या अदीप्तिमान। पेड़ क्या हो जाएगा आपका? अप्रदीप्त या अदीप्तिमान। कुर्सी क्या हो जाएगा आपका? अप्रदीप्त या अदीप्तिमान। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड को बनाने में यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया है कि ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आप समझ जाइएगा कि ये चंद्रमा है, ये पेड़ है, ये कुर्सी है। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग आगे कि अप्रदीप्त वस्तुएं या फिर अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है
कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। दुनिया में बहुत सारा एग्जाम्पल है जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। ये जो आपको पेन नज़र आ रहा होगा वो भी आपका प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो बिल्कुल ये भी आपका अदीप्तिमान या फिर अपर्दीप्त वस्तुएं हो जाएगा। तो बिल्कुल अपर्दीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन है, आप फटाफट देख लीजिए। बिल्कुल, तो कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो आप अब देखिएगा ध्यान से कि हम इस तरीके से लेक्चर को डिज़ाइन किए हैं कि एक टॉपिक्स कवर करने के बाद तुरंत एमसीक्यूज़, यानी एमसीक्यूज़ में हमको बहुत ज़्यादा पकड़ होना होगा। यानी आप अपने बोर्ड एग्जाम में, जो हम आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज़ रहेगा और 50% आपका सब्जेक्टिव रहेगा। बिल्कुल, एमसीक्यूज़ हम इसलिए ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं बच्चों को, और ये आपका सब्जेक्टिव रहेगा। कि सब्जेक्टिव में क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमको उस टॉपिक्स के बारे में मालूम है और हम कुछ लिख देते हैं, तो फिर हमको वहाँ पे चांस होता है, अगर हम अच्छे से लिखे हैं या फिर अगर हम उस टॉपिक्स को कवर कर, मतलब कि थोड़ा बहुत भी कवर कर लिए हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो फिर हमको नंबर मिलने का चांसेस है। लेकिन एमसीक्यूज़ में अगर थोड़ा सा भी अगर हम मिसमैच कर दिए तो मेरा ऑप्शन गलत चूज़ हो जाएगा, और गलत चूज़ होने का कारण मेरा 1 नंबर कट जाएगा, और वो 1 नंबर का आपका भरपाई नहीं हो पाएगा। सब्जेक्टिव में हो सकता है कि आपका जो राइटिंग स्किल बहुत अच्छा हो, आपका लिखने का तरीका बहुत अच्छा हो, तो वहाँ पे मार्क्स मिल सकता है। लेकिन आपको एमसीक्यूज़ में मार्क्स आपका 1 नंबर, अगर आप गलत ऑप्शन के साथ गए हैं एक क्वेश्चन में, तो आपका वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, यानी आपका 1 मार्क्स कट गया। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रीफरेंस एमसीक्यूज़ को देंगे, और सब्जेक्टिव को भी हम आपको एक नए लेक्चर में, जब हम लोग सारा टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, तो फिर हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डील करने का तरीका बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, जो वस्तुएं प्रकाश, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसी को प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जो प्रकाश को परावर्तित करती है नहीं, परावर्तित करती है नहीं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो प्रकाश को अवशोषित करती है नहीं, गलत बात। जो छाया बनाती है नहीं, छाया तो अपारदर्शी वस्तु बनाता है। तो फिर प्रदीप्त वस्तु क्या है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। अगर हम लोग इसको पीछे देख लिए हैं तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाइएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रदीप्त है। अब फिर अप्रदीप्त वस्तुएं कौन है? अप्रदीप्त वस्तुएं वो है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसी को अप्रदीप्त वस्तुएं, या फिर उसी को हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, या फिर उसी को हम लोग अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। सूर्य तो प्रकाश उत्सर्जित करती है, बल्ब भी तो प्रकाश उत्सर्जित करती है, तारा से भी प्रकाश हमको मिलता है, लेकिन चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु है। तो आप किसके साथ जाइएगा? चंद्रमा के साथ जाइएगा। कि अप्रदीप्त वस्तु कौन है? तो चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।